पता मैम। चलिए, आपके पास ईवीएस का क्लास 4 का बुक है? यस मैम। चलिए, बुक है तो बुक निकालिए। 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से, जो पहला पेज है ना, उसको निकालिए। ये जो 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से है, इस पेज से हम लोग का पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूरा आप लोग पढ़िएगा, खुद से स्टडी कीजिएगा। हम जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग को अंडरलाइन करवा देते हैं। कल हम फिर बोल रहे थे स्कूल में। देखिए, सेकंड पैराग्राफ जो दिया हुआ है वहां से, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं। यहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए। इस आयु वर्ग के बच्चे, जो कि हम लोग क्लास 3 का बुक पढ़े थे, तो पढ़े थे ना कि इस आयु वर्ग के बच्चे जो है पक्षियों को, पशुओं को, हर को इसी एक ही रूप में, समग्र रूप में देखते हैं, इसको भागों में डिवाइड करके नहीं देखते। वे से जुड़ी किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि ये विज्ञान की चीज है, ये सामाजिक अध्ययन की चीज है, नहीं, सबको एक ही रूप में, एक समग्र रूप में, ठीक है, ईवीएस के माध्यम से वो लोग पढ़ना इसको चाहेंगे। क्लास 3 में देखिएगा, चाहे क्लास 4 में देखिएगा, आपका सामाजिक अध्ययन नहीं होगा, सोशल स्टडी नहीं होगा, विज्ञान से रिलेटेड नहीं होगा। जो होगा वो लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो लोग ईवीएस की बुक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया है कि समग्र रूप से वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, भागों में इसको विभाजित करके साइंस, विज्ञान या सोशल स्टडी के रूप में इसको नहीं देखते हैं। देखिए, पूजा जी भी लेफ्ट हो गई। हम किसको पढ़ रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम आगे। चलिए आगे अंडरलाइन कीजिए। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए पूरा। तो बाहर कोई नहीं है, कुछ होगा तो वो वाला डोर ओपन है ना, बाहर कोई घुस जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, अगले पैराग्राफ में आइए। उस पैराग्राफ में देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। यह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है। यानी कि बोला जा रहा है कि एक कक्षा में हम लोग जो बच्चों को देखते हैं वो बहुसांस्कृतिक क्षेत्र के आने वाले बच्चे होते हैं। तो यह टीचरों के लिए, एक शिक्षकों के लिए क्या होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और हमें कक्षा के हर एक बच्चे के साथ, चाहे वो सामाजिक, किसी भी सामाजिक स्तर का हो, किसी भी सांस्कृतिक स्तर का हो, उसकी रहन सहन कैसी भी हो, उसके हर एक पक्ष को हमें महत्व देना है। किसी को भी हीन नहीं समझना है या फिर किसी को भी हीनता की दृष्टि से नहीं देखना है। ठीक है, सबको हमें क्या करना है, समान महत्व देना है। इस पूरे को अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइएगा, वो पैराग्राफ छोड़ दीजिए, आगे देखिए। लेकिन आप लोग को ये पूरा पढ़ना है, आप लोग पूरा पढ़िएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईवीएस की पुस्तक में जो भी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या है वो शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है? तो पुस्तक में सभी चीजें क्या होती है, बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिले। मतलब बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके, बच्चों को बिजी करके वर्क को करवाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या है, शांत बैठे हुए हैं, या फिर बच्चे जो है किसी वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, टीचर सारा वर्क कर रहा है, बच्चे मात्र केवल सुन रहे हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के लिए हमें अवसर देना है। और आगे अंडरलाइन कीजिएगा, ये पूरा पैराग्राफ ही आपको अंडरलाइन कर देना है। पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। एनसीएफ 2005 या फिर हम लोग का एनसीईआरटी क्या करता है, रटने की पद्धति को स्वीकार नहीं करता है, रटन पद्धति को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए, जितना हो सके बालकों को चीजों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए, प्रैक्टिकली उनको समझाया जाए। निशान चुर के
प्रैक्टिकली उनको समझाया जाए, ताकि बच्चे जो है, बच्चों में उस चीज की समझ जो है बन जाए, उसको वो बच्चे रटे नहीं, रटने की पद्धति को कम करने का प्रयास करने की कोशिश की कहने को यहाँ पे कहा गया है। और देखिए, रटन पद्धति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और साथ ही साथ यह परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को भी स्थान नहीं दिया गया है। एनसीएफ 2005 जो है परिभाषा को, ठीक है, वर्णन को या फिर अमूर्त प्रत्यय को भी कोई स्थान नहीं देता है। ये सब अंडरलाइन कीजिएगा। पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। वास्तविक चुनौती यह है, किताबों के माध्यम से हम बच्चों को ओरली पढ़ा सकते हैं, ये बहुत सरल है, लेकिन वास्तविक चुनौती क्या है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, बालक अपने विचार प्रकट करे, उत्सुकता को बढ़ा सके, करके सीखे, प्रश्न करे तथा प्रयोग करके सीखे। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, सृजनात्मकता का विकास होगा। मतलब हमें बच्चों को वर्क कुछ भी अगर स्टडी करवा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बच्चों को इस प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क देना है, या इस प्रकार से हम लोग को बच्चों को कार्य देना है कि बच्चे जो है इसमें अपने विचारों को खुद से प्रकट करें। ठीक है, खुद उस कार्य में इन्वॉल्व होकर वह कार्य करे, करके सीखे, प्रश्न करे, प्रश्न करेंगे, उनके मन में जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर होगा, तथा प्रयोग करने को बार बार यहाँ पे फोर्स किया गया है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए इसलिए फोर्स किया गया है ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी हो और बच्चे जो है सृजनात्मक बन सके। ठीक है, आगे उसी लाइन को और अंडरलाइन कीजिए कि बच्चे पाठ्य पुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विभिन्न तरीके से किया जाए। ऐसा ना हो कि किताब बच्चों के लिए बोरिंग हो जाए, बच्चे उस किताब से खुशी खुशी जुड़े। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पाठों में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, तो कहानियां, किस्से, कहानियां, संवाद हो गए, कविताएं हो गए, पहेलियां हो गई, हास्य खंड हो गए, नाटक, क्रियाकलाप, ये सभी चीजें किताबों में ऐड करने चाहिए ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेके बुक को पढ़े। ठीक है, बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से, कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ लेते हैं। जो भी कहानियां बच्चों को कहानी सुनाएगी ना, सुनाया जाएगा, तो बच्चे जो होते हैं ना, उस कहानी के पात्र को अपना स्वयं को उसका एक पात्र मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चों को हम कोई भी कहानी सुना रहे हैं, उसमें 2-3 कैरेक्टर हैं, बच्चा क्या करेंगे, उसमें से एक कैरेक्टर अपने आप को चूज कर लेंगे और उसमें उस कहानी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि वो उन्हीं के साथ ये घटना घट रही है। तो पुस्तक इसीलिए बच्चों को कहानियों के माध्यम से संवेदनशीलता से किसी भी चीज को बताने की आवश्यकता होती है। तो पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं बल्कि बच्चों की आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न आता है, ठीक है, पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए या आम बोलचाल की भाषा? तो आम बोलचाल की भाषा, क्योंकि बालक जो होते हैं बहुसांस्कृतिक क्षेत्र के होते हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग होती है। हम उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज देंगे तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जितने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, अपनी आम बोलचाल की भाषा में बच्चे किसी भी चीज को अच्छे से ग्रहण करेंगे, सीख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि औपचारिक भाषा, औपचारिक का मतलब ये हो जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कोई एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम सभी से कम्युनिकेट कर सके, और मेन उसमें आ जाता है इंग्लिश या हिंदी। तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों की आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित कर सके। ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर लीजिएगा। निशान जी समझ में आ रहा है? क्लास 4 का 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए करवा रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना बहुत जरूरी है। क्रियात्मक रूप से शामिल होने का मतलब है बच्चे जो है एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मान लीजिए बच्चे को हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे शांत केवल बैठ के सुन रहे हैं, वैसा एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चे को प्रश्न पूछे, ठीक है, या फिर बच्चों को डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए टीचर से पूछे, या फिर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बुलाकर उस चीज को बनाने की कोशिश करवाई जानी चाहिए। इस तरह से बच्चों को क्या करना है, क्रियात्मक रूप से शामिल करना है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। यहाँ से कोई प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा के अंदर करवानी चाहिए या कक्षा के बाहर? तो कक्षा के बाहर वातावरण के साथ जोड़कर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई
होनी चाहिए। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, बच्चे जो है किसी चीज को ऑब्जर्व करें कि बाहर में क्या क्या है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियां हैं, कौवा काला है, ठीक है, मैना जो है मैरून कलर की है, या फिर गाय जो होते हैं वह हम लोग के चौपाया होते हैं। तो बच्चे किसी चीज को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व करना यानी कि उस मतलब अपने उनमें देखने की क्षमता, देखने की शक्ति, किसी चीज में के बारीकी से किसी चीज को पकड़ने की क्षमता कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है या डिसक्वालिटी है, उस चीज को जानने की क्षमता, ये हम लोग का अवलोकन कह रहा है। ठीक है, केवल इन्वायरमेंटल में घूमना खेलना नहीं, इन्वायरमेंटल में जो कुछ भी मौजूद है उसका अवलोकन की क्षमता बालकों में विकसित हो। इसके लिए बालकों को कहाँ ले जाना चाहिए, बागीचे में, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाना चाहिए ताकि बच्चों में अवलोकन की क्षमता, ऑब्जर्वेशन की क्षमता जो है विकसित हो। और इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशल भी विकसित होंगे। अवलोकन करने के साथ साथ बच्चों में बहुत सारे कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो देखिए पाठ्य पुस्तक में बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल बच्चों को किताब ही पढ़ा रहे हैं, किताब के अनुसार किताबी लैंग्वेज ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, उनके घर से रिलेटेड चीजों को भी, उनके इन्वायरमेंटल से रिलेटेड चीजों को भी हम लोगों को बच्चों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को मान लीजिए इन्वायरमेंटली पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को बच्चों के घर से रिलेटेड कि तुम्हारा घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, वो क्या है, वो तुम्हारा परिवार है। ठीक है, वह भी तुम्हारा क्या है, अपना एक पर्यावरण है, उस तुम्हारे आसपास जो कुछ भी लोग रहते हैं वो तुम्हारे पड़ोसी है। तो इस तरह से हमें केवल किताबी भाषा नहीं, बच्चों के जीवन से जुड़े हुए या फिर बच्चों के आसपास जो कुछ भी माहौल, उन सब को भी हमें यहाँ पे पाठ्यक्रम में जोड़कर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होता क्या है ना कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये सब चीजें तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई है, तो वो सब चीजों को बच्चे अच्छे से आसानी से क्या करते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 6 में आइए। देखिए वहां पे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से किया हुआ प्रश्नों को पाठ के अंत में ना देकर पाठ का ही हिस्सा बनाना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं आकलन। ठीक है, मतलब बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, एक छोटा टॉपिक पढ़ा दिए और पढ़ाने के साथ साथ हम बच्चों से क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम जो कुछ भी बता रहे हैं या जो कुछ भी बच्चों को समझा रहे हैं, क्या बच्चों को उसका ज्ञान हो रहा है या नहीं, उनको समझ हो रहा है या नहीं, है केवल मूक दर्शक की तरह शांत बैठे हुए हैं, केवल सुन रहे हैं, नहीं, बीच बीच में ही हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद उनसे प्रश्न करने चाहिए और उसका आकलन करना चाहिए बच्चों का कि उसको उस चीज का ज्ञान हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आगे उसी में अंडरलाइन कीजिएगा, अतः अध्यापकों को पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना चाहिए। जैसे कि अभी बताएं, अपने आस पड़ोस से भी इन्वायरमेंटल को जोड़कर, ठीक है, कि तुम्हारे घर के पास देखो एक पीपल का पेड़ है, ठीक है, वह हमें ऑक्सीजन देता है, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये सारी चीजें हम अगर उसके आसपास से अगर रिलेट करके उसको बताएंगे बच्चों को, तो बच्चे क्या होंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए एक न्यू कैंडिडेट जुड़ी है, विनीता जी, आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है? मैम हम तो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं। हाँ, इसलिए तो मैं पूछी, आप फर्स्ट बार ज्वाइन की हैं। हम लोग Yes, ईवीएस पढ़ रहे हैं, कक्षा 4 क्लास 4 का हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास जी। ईवीएस का बुक तो होगा नहीं क्लास 4 का, अभी आपके पास तो बुक होगा नहीं, आज आप जुड़ी हैं, सैटरडे हम लोग ईवीएस करते हैं, सैटरडे टू सैटरडे हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं, तो अभी ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो ठीक है आपके पास बुक नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए, ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग का ईवीएस से आता है, तो केवल ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको ईवीएस का बुक खरीदना होगा, एनसीईआरटी का क्लास 3, 4, 5, ये 3 क्लासेस का ईवीएस का बुक खरीदना होगा। बुक का नाम है आसपास, उसमें अंडरलाइन करना होगा, इससे बहुत सारा प्रश्न आता है।
इसी से प्रश्न आता है ईवीएस में हम लोग का। जी जो मैम। 30 मार्क्स का ईवीएस होता है ना सीटेट में, वो इसी से प्रश्न आएगा। तो इसके लिए आपको जी बुक लेना होगा। जी फिलहाल मैम। आपके पास बुक नहीं है तो केवल ध्यान से सुनिए। जी मैम। ठीक है, ठीक, चलिए। तो चलिए आगे, वो जो पैराग्राफ है ना, उस पर पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए अगला अगला वर्ड है हम लोग का, पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप है जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि कौशलों को सिखाने का मौका देता है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप है जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे उसमें क्रियाकलाप कौशल का विकास होगा। बहुत से ऐसे एक्टिविटीज दी गई है, हम लोग बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में हम लोग को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे एक्टिविटीज दी गई है जिसमें बच्चे स्वयं करें, तो उसको करने से बच्चों में क्या होगा, क्रियात्मकता का विकास होगा। क्रियात्मक कौशल यानी कि कुछ करने की, कुछ इनोवेट करने की, एक्सपेरिमेंट करने की बालकों में क्या हो जाएगी, इस चीज का विकास हो जाएगा। तो बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना है, अगर बच्चों को सृजनशील बनाना है, सृजनात्मकता को उभारना है, रचना करने का कौशल, किसी चीज को इन्वेंट करने का कौशल अगर बच्चों को सिखाना है, सौंदर्य बोध का विकास अगर कराना है, तो हमें को ऐसे वर्क देने चाहिए जिसमें बच्चे खुद ही इन्वॉल्व होकर, एक्टिव होकर उस वर्क को करें। ठीक है, तो क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। पहले बच्चों को हम कुछ ऐसा वर्क दे दे जिसमें बच्चे क्या है, ध्यान से सुनिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। पहले हमको बच्चों को ऐसा वर्क देना है जिसमें बच्चे जो है एक्टिवली उसमें खुद ही इन्वॉल्व होके करे। ठीक है, उससे बच्चों में सृजनात्मकता का उभार होगा, रचना कौशल बढ़ेगा, सौंदर्य बोध का निखार होगा। इसके बाद जब बच्चे वो प्रोजेक्ट वर्क कर लेंगे, चाहे वो वर्क कर लेंगे, तब हमें क्या करना है, उस विषय पर बच्चों से चर्चा करनी है। ठीक है, उस विषय पर बच्चों से चर्चा करनी है। बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगा। बच्चे उसमें खुद ही इन्वॉल्व होकर उन सारे वर्कों को किए हैं। अब हम बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपने इसमें क्या क्या मटेरियल लगाया है, कैसे कैसे क्या बनाया है, इसका क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या डिमेरिट्स है। तो बच्चे आपको किस तरह से जवाब देते हैं, देखिए बच्चे जो भी जवाब देंगे उसके जवाब का, उनके आंसर का एकमात्र हम लोग का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बच्चे जो कुछ भी काम किए हैं उसमें खुद वो इन्वॉल्व होकर किए हैं, खुद वो उसमें पार्टिसिपेट लेकर किए हैं। यानी कि बच्चों को हर एक चीज का नॉलेज है। अगर बच्चे खुद उसमें पार्टिसिपेट करके नहीं करते, कोई दूसरा बनाता, तो बच्चे उसका सारा इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाते। क्योंकि बच्चे खुद ही उसको पार्टिसिपेट करके हर चीज बनाए हैं, तो बच्चों को उसका हर एक नॉलेज है, हर एक ज्ञान है, वो आपके हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों में किस चीज का विकास हो रहा है, इससे बच्चों में अवलोकन का, ऑब्जर्वेशन का विकास हो रहा है। ये वाला पैराग्राफ आप लोग टिक किए हैं, पहले बताइए तो। पाठ्य पुस्तक में यहाँ से कि जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे बहुत खुश होते हैं और वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये वाला आप लोग टिक आउट किए हैं। मैम मेरे पास पुराना एडिशन का बुक है तो उसमें नहीं मिल रहा है हमको। और नहीं, 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों के लिए तो मिलेगा ही। अच्छा वो वाला मैम। हाँ, 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों के लिए आपको मिला पूजा जी। मैम बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी, वहीं तक। अच्छा, बच्चों को अपने अवलोकन का निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी, बस यही तक किए हैं, इसके बाद से नहीं की, इसके बाद से साउंड नहीं जा रहा था। नो मैम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसको अंडरलाइन कीजिए कि पुस्तक में इस बात की काफी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पुस्तकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद ले, जैसे कि परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र तथा अन्य पुस्तकें इत्यादि। मिला ये लाइन, निशांत जी जी मैम। आपको मिला? जी मैम मिल गया। हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बच्चे जो है केवल किताब या टीचर पे ही ज्ञान के लिए डिपेंडेंट ना हो, इसके अलावा बहुत से बाहरी चीजों से भी वो ज्ञान ले सकते हैं, जैसे कि अपने माता पिता, दादा दादी, इन सब से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, इन सब का भी बच्चों को हेल्प लेना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद ये सब चीज हम आप लोग को बता के निकल चुके।
चलिए इसके बाद है, अंडरलाइन कीजिएगा, चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तक में के महत्वपूर्ण हिस्सा है। चित्र, चित्र आप देखिएगा, ईवीएस की बुक आप पढ़िएगा, आपको जहां तहां पिक्चर्स नजर आएंगे, कलरफुल चित्र दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है किसी भी चीज को, इस आयु वर्ग के बच्चे किसी भी चीज को ठोस रूप से देखकर ही समझ पाते हैं, इसीलिए चित्र को विशेष स्थान दिया जाता है। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, इसमें दिया गया है कि बच्चे जो है शिल्पकार और चित्रकार को समूह में करके आनंदित होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे बहुत खुश होते हैं और वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा नहीं जाए। बच्चा कोई भी वर्क कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, कुछ भी क्रिएटिविटी अपना दिखा रहा है, हमें उसको पॉजिटिव फीडबैक ही देना चाहिए, उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी उसको हमें गलत फीडबैक नहीं देना चाहिए कि यार कैसा बनाया है, गंदा बनाया है, तुम मूर्ख है, तुमको कुछ नहीं आता है। कभी भी बच्चों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों को हम अच्छा फीडबैक देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी रचनात्मकता की, और जो कुछ भी बनाया उसकी तारीफ कर देंगे, तो बच्चा उसी में खुश हो जाएगा और वो दोबारा जब कुछ भी बनाएगा तो उसमें और अधिक ज्यादा इन्वॉल्व होके और अधिक ज्यादा मन लगाकर करने की कोशिश करेगा और अच्छा से बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए कभी भी नेगेटिव हमें फीडबैक बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसको अंडरलाइन कीजिए कि पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य जो है सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के अवसर देना है। केवल हमें बच्चों को क्या करना है, सूचना या जानकारी ही नहीं देना है। हम आप जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम आप लोग को कुछ सूचना दे रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं, तो मात्र सूचना या जानकारी देना ही हम टीचर्स का जॉब नहीं होता है। साथ ही साथ हम आपसे अगर वक्त वक्त पर, समय समय पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपका आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। हम यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया या नहीं, या चाहे आप उसको माइंड में रखे हैं या नहीं। ठीक है, तो मात्र सूचना या जानकारी देना ही नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने विचार प्रकट करने के भी हमें अवसर देने चाहिए। हम आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं या कुछ पढ़ाते हैं तो बीच बीच में पूछते हैं, तो आप लोग अपने विचार बताते हो, जिसको जो आंसर रहता है, पता रहता है, आप लोग अपने बताते हो ना। तो इस प्रकार के अवसर बच्चों को प्रदान करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे में है एक लाइन, उसको अंडरलाइन कीजिए, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि जिस प्रकार विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, उसी प्रकार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। अतः विभिन्न परिस्थितियां, जैसे कि हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, समूह में चर्चा कर रहे हैं, आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। बीच बीच में बच्चों का आकलन, मूल्यांकन होना चाहिए। मान लीजिए हम बच्चे को बाहर घुमाने ले गए, जू घुमाने ले गए, चिड़ियाघर घुमाने ले गए। अब वहां पे हम बच्चों से बीच में पूछ लिए कि बताओ तो तुम लोगों ने इतने सारे एनिमल्स देखे, इस एनिमल्स में तुम लोगों ने कौन सा एक एनिमल देखा जो जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हर्बीवरस है, जो घास फूस खाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि उसने इतना सब कुछ जो देखा, घूमा, उसने सही से अवलोकन किया या नहीं, कि केवल देख के और घूम के मस्ती करके चला आया। ठीक है, क्योंकि हमको बच्चों को तो अवलोकन क्षमता बढ़ानी है ना। तो बच्चा अगर मान लीजिए सही से अवलोकन किया है तो वो बताएगा कि हाँ जिराफ, ठीक है, या फिर बोलेंगे कि हम लोगों ने पक्षियों का बहुत सारा झुंड देखा, उसमें हम लोगों ने कितने तरह की पक्षियां देखी। तो अगर बच्चा सही से अवलोकन किया है तो बताएगा कि हम लोगों ने 5 तरह की पक्षियां देखी, या फिर हम लोगों ने 6 तरह की पक्षियां देखी। ठीक है, तो इससे हम लोगों को यह पता चलेगा कि बच्चा जो है उसका अवलोकन क्षमता का यहाँ पे विकास हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा एक बार खुद से। उसमें अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे खुद से तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर्स में आते हैं। विनीता जी लेफ्ट हो गई क्या? चैप्टर में आते मैम हैं। एक बार चैप्टर का नाम बताइएगा। चलो चले स्कूल, पहला चैप्टर है। चलो चले स्कूल है ना जी मैम। चैप्टर।
आपका भी है ना प्रूफ? यस मैम। चलिए, पहला ही पेज में एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला ही पेज में देखिए दिया हुआ है बांस से बना पुल। पिक्चर्स है, बच्चे इस बांस का पुल जी में मैम। बांस को पकड़ के जा रहे हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ, क्वेश्चन क्या दे देगा आपको, नाम नहीं देगा स्टेट का, खाली पूछेगा हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी जम भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को पार कर जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारिश कहाँ बहुत ज्यादा होती है, वहां के बच्चे जो है किस प्रकार से स्कूल जाते हैं। पूछ देगा कि यह कौन सा एरिया है, यह कौन सा इलाका है, ठीक है, यहाँ के बच्चे इस प्रकार से बांस की बनी पुल को पकड़कर स्कूल जाते हैं। तो इसके लिए हमको आंसर देना होगा असम। असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी तो घुटनों तक पानी बढ़ जाता है, और वहां के बच्चे बांस की बनी पुल पर चलकर स्कूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए लिखा हुआ है लद्दाख। लद्दाख लिखा हुआ है। यहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, देखिए दिया हुआ है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। नदी पार कैसे करते हैं, तो खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है, नदी को पार नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ठीक है, किसकी रस्सी होती है, मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से क्या होती है, बंधी होती है। ट्रॉली यानी कि लकड़ी से बना झूला होता है, पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। ठीक है, हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो इस प्रकार कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख के। इसमें भी स्टेटमेंट चेंज कर देता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, अब सुनिए, पहली बार आपको पढ़ के सुना है, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, अब बताइए कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, बहुत ही गहरी और चौड़ी नदी पार करनी होती है। नदी पार की जाती है करते हुए बहुत ही मजबूत क्या होती है, नारियल की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों से या पेड़ों से बंधी होती है। ठीक है, ट्रॉली जो होती है लकड़ी का बना हुआ झूला होता है, और पुल की मदद से हम क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाते हैं। और एक बार हम लोग ट्रॉली में 6 से 7 बच्चे जो हैं आराम से बैठ जाते हैं। बताइए तो हम कहाँ कहाँ गलत बोले। नारियल रस्सी मैम। नारियल की रस्सी की जगह लोहे की रस्सी, और ट्रॉली में केवल 4 से 5 बच्चे ही बैठते हैं। इतना भी मिस्टेक करके दे देता है, वहां पे 4 से 5 बच्चों की जगह दे देगा 2 या 3 बच्चे। ट्रॉली लोहे की रस्सी की जगह दे देगा नारियल की रस्सी। ठीक है, और ये ऐसे ट्रॉली में बैठ के बच्चे कैसे जाते, कहाँ के जाते हैं, तो लद्दाख के जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है सीमेंट का पुल। इसमें किसी भी स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है। आजकल ऐसे मॉडर्न जमाने में बहुत सारी जगहों पे, सिटीज में, शहरों में इस तरह से पुल बने होते हैं, लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना होता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती है। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 4 में, नीचे दिया हुआ है वल्लम लिखा हुआ है। वल्लम, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। वल्लम का मतलब क्या होता है, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। यह कहाँ चलती है, यह केरल में चलती है। वहां के बच्चे वल्लम में बैठकर स्कूल जाते हैं, केरल के बच्चे। ठीक है, तो वल्लम क्या है, तो वल्लम लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव है। वल्लम कहाँ चलती है, तो वल्लम केरल में चलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला बोल रहा है, नेक्स्ट पेज में आइए, राजस्थान। देखिए हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो कहाँ के बच्चे हुए ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, तो राजस्थान के बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है बैलगाड़ी।
ये सबको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, हाइलाइटर रखें तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो इस तरह बच्चे कहाँ के बच्चे जाते हैं? तो मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चे जो हैं बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। मिल गया? नेक्स्ट पेज में आइए। देखिए लिखा हुआ है साइकिल की सवारी। यहाँ पे किसी भी स्टेट का नाम मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्ते को भी पार कर जाती है। यहाँ पे किसी स्टेट का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो पिक्चर दिखा रहा है ना, इस पिक्चर के अनुसार ये पता चल रहा है कि ये पश्चिम बंगाल की लड़कियां हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही लड़कियां साड़ी पहनकर स्कूल जाती हैं, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल का स्कूल ड्रेस है। 9th में जाने के बाद लड़कियां साड़ी पहनती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल ऑप्शन है तो वो डाल सकते हैं। जो ये चलिए, इसके साइकिल की बाद सवारी है बोला मैम, हाँ साइकिल की सवारी होगा। तो इसके बाद देखिए यह है जुगाड़, ठीक है। इसमें आइए, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती है, फटती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक। देखिए क्या क्या इसमें जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो टूटी फूटी चीजें हैं, जो बेकार की सामान है, उन सबको मिलाकर ये जुगाड़ है, ठीक है। इन सबको जोड़कर एक प्रकार का क्या बना दिया गया, यहाँ पे एक प्रकार की गाड़ी बना दी गई है, इसी को कहा जा रहा है जुगाड़। तो है ना शानदार, आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरफ दिखाई देता है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है, इसको कहते हैं हम लोग जुगाड़, ठीक है। देखिए नीचे में, देखिए नीचे में पेज नंबर 7 में नीचे में ही देखिए दिया हुआ है एक लाइन, जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जुगाड़ कैसे बनता है? तो पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से इसको बनाया जाता है। पेज नंबर 8 में आइए। चलिए देखिए ऊपर में दिया हुआ है जंगल से जाते बच्चे। जंगल से कौन से बच्चे जो है स्कूल जाते हैं? तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती है। यहाँ पे भी स्टेट का नाम मेंशन नहीं है कि किस स्टेट के बच्चे जो है इस तरह से जंगलों से जाते, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का नाम मेंशन नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, बर्फ पर चलते बच्चे। बर्फ पर चलकर कौन से बच्चे, कहाँ के बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं? तो देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए, ध्यान से सुनिएगा, हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि ताजी बर्फ में पैर हम लोग का धंस ना जाए, इसीलिए हाथ पकड़ पकड़ कर ध्यान से पैर जमाते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। यह ऐसी स्थिति कहाँ रहती है? उत्तर की पहाड़ियों पर। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे जो है इस प्रकार बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। कैसे? हाथ पकड़ पकड़ कर पैर को जमाते हुए, ठीक है। नहीं तो क्या होगी, ताजी बर्फ होगी तो पैर धंस जाएंगे, और बर्फ जमी होगी तो पैर फिसलने का डर रहता है, ठीक है। उत्तर की पहाड़ियां। इसके बाद नेक्स्ट आइए, देखिए उत्तराखंड दिया है। उत्तराखंड के बच्चे कैसे जाते हैं, वहां के रास्तों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। दिया गया है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चे भले ही मुश्किल लगे उन लोगों को, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर दौड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे पहाड़ी रास्तों पर पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्तों से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाते हैं। हो गया? ये था हम लोग के अलग अलग स्थान के नाम जहाँ पर रास्ते इस प्रकार के होते हैं और बच्चे जो हैं ऐसे रास्तों से होकर स्कूल जाते हैं। चलिए आप लोगों से अभी अभी जस्ट पढ़ाए हैं, थोड़ा आकलन कर ले हम भी। वल्लम क्या होता है बताइए? एक नाव है मैम। लकड़ी का बना एक नाव खाली नहीं बोलना है, लकड़ी का जी बना मैम, एक छोटा लकड़ी का नाव, बना।
और कहाँ कहाँ का होता है ये वल्लम? केरल में मैम। केरल। केरल में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कान कान में। ठीक है, कान कान में यहाँ पे आइए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आप लोगों को कितने सारे पशु पक्षी दिखाए गए हैं, और सभी पशु पक्षियों के कान जो है चेंज है। दिख रहा है आप लोगों को? कान सबके चेंज है, किसी और का कान किसी और के पिक्चर में, किसी और का कान किसी और के पिक्चर में लगा दिया गया है। यहाँ पे यही बोल रहा अवलोकन करना, आपको अवलोकन करना है कि किसका कान किसके बॉडी में लगाया गया है। हाथी के शरीर पे किसका कान लगाया गया है, कुत्ते में किसका लगाया गया है, चूहे में किसका लगाया गया है, आपको अवलोकन करना है। ऑब्जर्वेशन की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वो आप लोग अपने से देखते रहिएगा। आइए पेज नंबर 13 में आइए। पेज नंबर 13 में यहाँ पे मगरमच्छ पक्षियों का पिक्चर है, जस्ट उसके सामने देखिए दिया हुआ है पक्षियों के कान दिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंख से ढके रहते हैं, इन्हीं छेद की मदद से पक्षियां सुनती हैं। तो पक्षियों के कान किस प्रकार कैसे होते हैं? तो पक्षियों के कान मात्र छेद छेद के जैसे छोटे छोटे होते हैं, जो उनके पंखों से ही क्या होते हैं, ढके रहते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। तो किस किस के हम लोगों के छेद जैसे कान होते हैं? छिपकली के भी होते हैं, मगरमच्छ के भी होते हैं, और पक्षियों के भी दोनों तरफ जो क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनकी पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 14 में आइए। पेज नंबर 14 पिक्चर दिया हुआ है। पहले सारे एनिमल्स के को उनके स्किन के साथ दिया गया है, फिर नीचे पिक्चर दिया हुआ है, पूरे एनिमल्स ब्लैंक है, एकदम व्हाइट व्हाइट। देखिए वहां से प्रश्न बनता है, जस्ट उसके नीचे एक लाइन है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। हम लोग को जो भी शरीर पर उनके पैटर्न्स दिख रहे हैं ना, शेर के, जेब्रा के, गिलहरी के, हिरन के शरीर पर जो पैटर्न्स दिखते हैं, वो एक्चुअल में उनके शरीर पर बाल होने की वजह से दिखते हैं। अगर बाल को छील दिया जाए तो सभी एक जैसे नजर आएंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन नजर आती है, उनके शरीर पर बाल होने की वजह से नजर आती है। आप लोग सब पूरे पूरे बुक को कहीं आप लोग को कुछ छोड़ना नहीं है, आप लोग को सब पढ़ना है, हम केवल इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ये सब भरना नहीं है, आप लोग को केवल एक बार पढ़ना है, केवल कहानी की तरह एक बार पढ़ जाना है। हाँ चलिए पेज नंबर 16 में आइए। देखिए दिया हुआ है, लाइन सुनिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। मैम क्वेश्चन ये लाइन कहाँ पे है मैम? डॉगी का पिक्चर दिया हुआ है, डॉगी का पेज नंबर 16 डॉगी का पिक्चर दिया हुआ है, जस्ट उसके ऊपर जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। मिला? आपको मिला पूजा जी? यस मैम। नहीं मिला आपको निशांते? मिल गया मैम। चलिए क्या हम बोले थे कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे अंडे देते हैं। यही ना? यस, देखिए यही होता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। आपका ध्यान कहाँ है? हम तो गलत जानबूझ के बोले और बोल रही है यस। ऐसे ही पलट के दे देता है क्वेश्चन सीटेड में, जस्ट इतना सा पलट के दे देगा, और फिर आप लोग यस करके आ जाइएगा, नंबर आ जाएगा, कट जाएगा। एक एक नंबर का वैल्यू होता है यहाँ पे, एक नंबर के लिए तरसता है इंसान, काश एक नंबर आ जाता तो हम पास हो जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आइए।
नंदू हाथी पर आ जाइए। नंदू हाथी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नंदू हाथी, ठीक है। नंदू हाथी चैप्टर में आ जाइए। चलिए इस चैप्टर को, इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने से, एक बार पढ़िएगा जरूर सारा कहानी आप लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो हम आप लोगों को पहले ये पढ़ने के दे देते, बुक के बाद करवाते हम आप लोग को अंडरलाइन नहीं करवाते, हम आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन करते, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ोगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग बोलोगे कि मैम हमको इसमें समझ में नहीं आया, फिर हम करवाएंगे। इससे अच्छा हम डायरेक्ट एक बार करवाएं। चलिए पेज नंबर 22 में आइए। नंदू हाथी चैप्टर में पेज नंबर 22 में आइए। देखिए हाथी का पिक्चर दिया हुआ है, पानी में है सब, जस्ट उसके नीचे डार्क कलर में दिया हुआ है ना, अंडर में स्क्वायर, हम लोग का रेक्टेंगल शेप में, उसमें देखिए दिया हुआ है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी हम फिर रिपीट करेंगे तो यस मैम नहीं बोलिएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ठीक है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है इससे, ठीक है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लोग सुने। चलिए अब हम दोबारा पढ़ते हैं इसको, आप लोग बताइए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ठीक है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ये आप लोग को पता है कैसे दे देगा, फुट में दे देता है, नंबरिंग करके दे देगा, ठीक है। नंदू हाथी के विषय में नंबर 1 में दे देगा, एक बड़ा हाथी एक बार में 200 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, नंबर 1 ये। नंबर 2 में दे देगा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। नंबर 3 में दे देगा, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। नंबर 3 में ये दे दिया। नंबर 4 में दे देगा, हाथी के कान जो होते हैं छोटे होते हैं, जो उनके किसी काम के नहीं होते हैं। अब बोलेगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, 1 या 2 सही है, 3 या 4 सही है, ये और ये सही है, ये और ये गलत है, ऐसे दे देगा। अब आपको आंसर ढूंढना है। तो हमको पता है स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाथी एक एडल्ट हाथी जो होता है, हाँ, 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है, ये होगा। जबकि पहला वाला स्टेटमेंट उसका गलत है, उसको हम लोग छांट देंगे। दूसरा हम लोग का स्टेटमेंट सही था। दूसरा क्या था कि एक हाथी जो है दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये सही था। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, यानी कि ऑप्शन में हम लोग का क्या होगा, 2 और 3 सही होगा और 1 और 4 गलत होगा। इस तरह से फुट में आंसर दे देता है, ठीक है। अब वहां पे आप हाथी का दिया है तो सबको टिक मार के सब उसमें ये भी दे देगा कि 1 2 3 4 सब सही है, तो सब सही है करके आ जाएंगी तो गलत होगा। उसमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया है। चलिए अगला आइए, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है। पेज नंबर 24 में आइए, इस कहानी को पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। पेज नंबर 24 में आइए। देखिए येलो में, येलो डार्क में दिया हुआ है जो, उसको पढ़िए। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। नंदू हाथी जो है, हाथी का बच्चा है, वो अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, फिर वे झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहता है। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। इसमें भी इसी तरह से दे देगा। मान लीजिए इसमें 3 ऑप्शन सही दे दिया, 1 ऑप्शन गलत दे दिया। हाथियों के झुंड में 15 से 16 हाथी एक साथ रहते हैं, ये ऑप्शन हम लोग का गलत दे दिया, ठीक है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही उनका क्या करती है, नेतृत्व करती है, ये ऑप्शन हम लोग का सही दे दिया। जब नंदू हाथी 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपने झुंड को छोड़ देगा, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं और बच्चे होते हैं। तो ये सारा ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें 1 ऑप्शन गलत है, तो दे देगा कि 1 2 3 4 सही है।
1 2 3 सही है और 4 गलत है। फिर दे देगा 1 2 और 4 सही है, 3 गलत है। फिर दे देगा 1 2 और हम लोग का 5 4 सही है और 3 गलत है, इस तरह से दे, या फिर दे देगा 1 2 3 4 5 सबका सब सही है। उसमें से हम लोग को जो गलत स्टेटमेंट है उसको हटाना है। ठीक है, तो हाथियों के झुंड में क्या होता है, केवल हथनियां ही होती हैं और बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनियां जो होती हैं वही ग्रुप का लीडर कहलाती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं। हाथी के बच्चे जब 14 से 15 साल के होते हैं तो उनको भी ग्रुप झुंड में से 14 और 15 साल तक ही वो ग्रुप में रहते हैं। इसके बाद फिर उनको झुंड को छोड़ देना होता है और अकेले ही रहना होता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 27 में आइए। देखिए यहाँ से प्रश्न आता है लेकिन इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, आप लोग को हम आंसर बता देंगे। बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? मिला, एक ऊपर में प्रश्न है, बगुला भैंस पर जी मैम, क्यों बैठा होगा? उनके ढील को खाने के लिए, टिक को खाने के लिए मैम। हाँ, तो यहाँ पे होता है कि बगुला परजीवी होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि टिक को खाने के या ढील को खाने के लिए। वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा कि बगुला जो है परजीवी होता है, दूसरे जीवों को खाता है, इस वजह से वह भैंस के पीठ पर बैठा रहता है। ऑप्शन में दे देगा बगुला परजीवी होता है, बगुला आराम करने के लिए उसके पीठ पर बैठा रहता है, ठीक है, बगुला को भैंस के पीठ पर बैठना अच्छा लगता है, या फिर बगुला जो है बहुत आलसी होता है, चलना नहीं चाहता इसलिए भैंस के पीठ पर बैठ जाता है। नहीं, बगुला परजीवी होता है, इस वजह से वो भैंस की पीठ पर बैठा रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है। चलिए इसके बाद 29 पेज में देखिए दिया हुआ है ना, सांप घोड़ा बिल्ली सबका दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे ही, इसमें से क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अमृता की कहानी इस चैप्टर में आइए, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अमृता की कहानी, चलिए आ जाइए, अंडरलाइन कीजिए। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में रहने वाली थी, सॉरी, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। अमृता कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली ये लड़की है। क्वेश्चन आ जाएगा कि खेजरली गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है, या फिर राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजरली गांव है, ऐसे प्रश्न आएगा। ठीक है, उसी के बाद नीचे में दिया हुआ है, उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। उस गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ा? तो देखिए उस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत हैं, बहुतायत से हैं। खेजड़ी एक प्रकार का कांटेदार वृक्ष होता है, राजस्थान में उगने वाला पेड़ है। तो उस गांव में खेजरली के पेड़ बहुत है, इसीलिए उस गांव का नाम क्या पड़ गया? खेजरली गांव पड़ गया। नीचे देखिए उसी पेज में नीचे लाइन में दिया हुआ है कि वहां के गांव वाले जो है ना, वहां के गांव वालों को पेड़ पौधों से, वो एक ऐसा गांव है, राजस्थान का एक ऐसा गांव है कि वहां पे हरियाली बहुत है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत है, वहां के लोगों को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है। तो देखिए वहां के गांव वाले क्या कहते हैं, उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यह कहाँ के लोगों का कहना है? तो यह खेजड़ी गांव के लोगों का कहना है कि पेड़ और जानवर जो है हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। इस कहानी को भी, सभी कहानी को आप लोग को पढ़ना है, अपने से पढ़ते जाइएगा। इसमें देखिए पिक्चर दिया हुआ है ना, पेड़ को काटा जा रहा है और स्त्री या पुरुष जो है पेड़ों से चिपके हुए हैं, पेड़ों की सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए। सुरक्षित गांव नीचे में पेज नंबर 34 में नीचे में दिया गया है, सुरक्षित गांव। ठीक है, वहां पे देखिए एक लाइन है, आज से 300 साल बाद भी यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। कहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, यह प्रश्न आता है। तो खेजरली गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि यहाँ के लोग जो है आज से 3 वर्ष पहले यहाँ के लोगों ने क्या किया था, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। ठीक है,
इसीलिए यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई का। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि कहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, तो खेजड़ली गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों का तो नहीं आता है, लेकिन क्यों कहा जाता है अगर मान लीजिए आ गया तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जान दे दी थी, इसलिए यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। इसको पूरा पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। चलिए पेज नंबर 37 में आइए। खेजड़ली वृक्ष की जो है बहुत सारी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। देखिए खेजड़ली यह पेड़ राजस्थानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की विशेषता बताई जा रही है। खेजड़ली गांव जो है, खेजड़ली वृक्ष जो है राजस्थान में खूब पाई जाती है, इसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी छाल से क्या बनाया जाता है, दवा बनाया जाता है, और इसकी लकड़ियों को कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम और हम जैसे बच्चे खेलते हैं। ये है प्रश्न, ये है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि खेजड़ली कहाँ का वृक्ष है, तो राजस्थान का वृक्ष है। ठीक है। किस वृक्ष को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो खेजड़ली वृक्ष को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती है। इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी पत्तियां जो है पशुए खाते हैं। ठीक है, पशु इसकी पत्तियां इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां पशुए खाए जाते हैं और इसके पेड़ के नीचे बच्चे जो है इसकी छाया में खेलते हैं। ये सारी इसकी विशेषता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। कुछ प्रश्न ये भी हो सकता है, दे देगा कि किस पेड़ की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं ना। ऑप्शन दे देगा आपका पीपल का पेड़, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, आम की लकड़ी और खेजड़ली की लकड़ी। ठीक है, तो वहां पे या फिर ऑप्शन में ये दे देगा कि नीम और खेजड़ली, और दोनों का एक साथ दे देगा। ऑप्शन में दे देगा 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। तो नीम में भी हम लोग का कीड़ा नहीं लगता है और में भी कीड़ा नहीं लगता है। ये दोनों ऐसे वृक्ष हैं जो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। आप लोग को हड़बड़ी नहीं ना है, क्योंकि दिसंबर आ गया ऑलरेडी। दिसंबर का हम लोग का 10 दिन बीत गया, अभी तक ईवीएस भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक चैप्टर और करवा दे रहे हैं आप लोग को, इसके बाद फिर छुट्टी देंगे। चलिए अनीता की मधुमक्खी, इसके हर एक चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्लास 4 के हर एक चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सबको पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए पेज नंबर कितना दिया हुआ है, कितना पेज है भाई, 38। अमृता की मधुमक्खी, अनीता की मधुमक्खी, वो हम लोग अमृता की कहानी पढ़े, ये हम लोग अनीता की कहानी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला लाइन अंडरलाइन कीजिए। मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, बोचाहा गांव कहाँ है, मुजफ्फरपुर जिले में है, जो कि बिहार राज्य में आता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव आता है। वहां पे हम लोग एक कौन सा नाम पढ़े थे, खेजड़ली गांव कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव है। यहाँ पे बोचाहा गांव कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव है। ठीक है, चलिए नीचे जो दिया हुआ है 2 शब्द शिक्षकों के लिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। एक सच्ची कहानी है ये जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये एक सच्ची कहानी है कि अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल्स स्टार। चमकता सितारा किसको कहते हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न आता है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। तो चमकता सितारा किसको कहते हैं, ऐसी लड़कियों को कहते हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और कहानी को पढ़िएगा घर में। चलिए पेज नंबर 41 में आइए। पेज नंबर 41 में स्कूल से मधुमक्खी पालन तक मिला ये लाइन, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए कहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है,
कौन से फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं? लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के फूल है। किस इलाके में लीची के फूल हो जाए? मुजफ्फरपुर इलाके में लीची के पेड़ बहुत होते हैं और उस इलाके में लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा भाते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि लीची का फूल मधुमक्खियों को नहीं भाता है। गलत है, लीची का फूल मधुमक्खियों को बहुत भाता है। ठीक है, उसी पैराग्राफ में नीचे में देखिएगा अक्टूबर लिखा है, उसको अंडरलाइन कीजिए। वहां से अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है? ऑप्शन दे देगा अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से जनवरी तक, अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से फरवरी तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय यही माना जाता है। ये भी पूछ सकता है कि क्यों इसको हम लोग सबसे अच्छा समय मानते हैं? क्योंकि इसी समय मधुमक्खियां जो है अंडे देती हैं। मिला? आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं ना? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 43 में। पेज नंबर 43 में पता करो लिखा हुआ है। उसी में देखिए नीचे में दिया हुआ है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिए। कौन से महीने में लीची के फूल खिलते हैं? तो फरवरी महीने में। दे देगा फरवरी में, मार्च में, अगस्त में, अप्रैल में। सही ऑप्शन हम लोग को चुनना है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। इस स्टोरी को आप लोग अपने से खुद से भी पढ़िएगा। चलिए आइए पेज नंबर 44 में। पेज नंबर 44 नीचे में, सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में केवल पूजा जी रह गई है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। ठीक है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खी भी होती है। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ ध्यान है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। यहाँ से प्रश्न आता है, हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी अंडे देती है। कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। ठीक है, ये दिन भर क्या करती हैं? काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक विशेष प्रकार का नाच करती है जिससे बाकी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। अच्छा, नर मक्खी का क्या काम है? क्या काम किया नर मक्खी? ग्रुप में नर मक्खी क्या काम किया? निशांत जी चले गए क्या? कुछ नहीं, नर मक्खी का कोई काम नहीं होता है। नर मक्खी केवल खाता है और होता है। सारा काम काम करने वाली मक्खी करती है, जिसको श्रमिक मक्खी भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए पूरा। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 45 में नीचे में देखिए दिया गया है एक लाइन कि मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। दीमक और तितैया भी इसी तरह समूह में रहती है। तो समूह में रहने वाले दो कीड़ों का नाम बताइए। तो दीमक और तितैया समूह में रहती है। मधुमक्खियां समूह में रहती हैं। चींटियां समूह में रहती हैं। ये सब जो है समूह में रहने वाले क्या है? जानवर हैं। ये सब समूह में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं। सब समूह में ही रहेंगे, झुंड में ही रहेंगे। कौन कौन सा? ऑप्शन में दे देगा दीमक, ततैया, ऑप्शन में दे देगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि दीमक और ततैया जो है समूह में रहने वाले कीड़े हैं। इसके अलावा मधुमक्खी के अलावा चींटी,
आज इतना ही रहने दीजिए, केवल पूजा जी अकेले पढ़ रही हैं, बाकी सब के सब गुल हो गए, गायब हो गए। निशांत जी, गायत्री जी आज जुड़ी ही नहीं, विनीता जी एक जुड़ी थी वो भी चली गई। चलिए आज पूजा जी इतना ही, ठीक है। इस सबको पूरे ठीक है। स्टोरी को आप लोग एक बार घर में पढ़ लीजिएगा और इसके बाद की कहानी को भी पढ़ लीजिएगा। अब आप पढ़ लिए ना, अब आपको समझ में आएगा कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, किसको अंडरलाइन करना है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ करते हैं फिर।